नमस्कार आप सभी को। डे 5 की वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ आज। मैं बता दूँ आपको कि मैं कहीं आउट ऑफ टाउन थी, इसलिए आपको पीछे का बैकग्राउंड होटल जैसा लग रहा होगा। लेकिन आपसे प्रॉमिस किया था कि नॉरसेट की डेली वीडियो डालनी है, तो अभी रात का 1-1:30 बज रहा है और मैं अपना पूरे तामझाम के साथ आई थी यहाँ पे। वीडियो शूट कर रही हूँ मैं अभी MCQs की। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक करके वीडियो को मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए शुरुआत करते हैं अभी। A nurse is preparing to give bath to an admitted patient with perineal problem. Which of the following will help the patient? Option A, bed bath. B, therapeutic bath. C, self bath with minimal help. And D, none of the above. देखिए, अगर कोई भी बीमारी होती है, उस केस में अगर पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड कोई बात दी जाती है तो उसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक बात, जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। और थेरेप्यूटिक बात का दूसरा नाम होता है बैल्नियोथेरेपी। बैल्नियोथेरेपी इज अनदर नेम फॉर थेरेप्यूटिक बाथ। यहाँ पे पूछा गया कि पेरिनियल प्रॉब्लम है तो पेशेंट को बाथ देना है, कौन सा हेल्प करेगा? सो थेरेप्यूटिक बाथ हेल्प करेगा, जो कि पेशेंट को जनरली सिट्स बाथ वगैरह जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है वो देते हैं। सो ऑप्शन बी, थेरेप्यूटिक बाथ इज द करेक्ट आंसर। थेरेप्यूटिक बाथ का दूसरा नाम है बाल्नियोथेरेपी। बेड बाथ किस में देते हैं? जनरली अनकॉन्शियस पेशेंट या बेड रिडन पेशेंट में बेड बाथ दी जाती है। और सेल्फ बाथ विद मिनिमल हेल्प जब पेशेंट मोबाइल होता है और जनरली जब उसको पर्सनल हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात लेनी होती है, देन दैट इज सेल्फ बाथ। यहाँ पे बात है पेरिनियल प्रॉब्लम जो है वो मेंशन कर दिया गया है। सो दिस इज थेरेप्यूटिक बाथ। नेक्स्ट इज, in the absence of nurse from the floor, patient falls from bed. This type of injury belongs to A, battery, B, negligence, C, tort and D, none. यहाँ पे है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि जो ड्यूटी का पार्ट था उसको करने में नर्स कहीं ना कहीं चूक गई है। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए था? अगर पेशेंट को छोड़ रही थी तो साइड रेल्स अप कर देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से पेशेंट नहीं गिरता, लेकिन उसको पता होते हुए भी उसने नहीं किया, तो ये क्या है? नेग्लिजेंस है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ए, बैटरी होता है जब हम किसी को हार्म करते हैं या किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं, और यहाँ पे बैटरी में इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? नेग्लिजेंस इज द करेक्ट आंसर। Then next is postpartum women having bleeding after 24 hours of delivery. This is known as, after 24 hours of delivery ब्लीडिंग हो रही है वुमेन को। पहली बात तो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग किसको बोलते हैं? जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है वो होती है जनरली 500 ml से ऊपर इन केस ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एंड 1000 ml से ऊपर इन केस ऑफ LSCS। यहाँ पे वुमेन को ब्लीडिंग है आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। सो इसको क्या बोलेंगे? 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर वो होती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। यहाँ पे आफ्टर 24 आवर हो रही है तो उसको सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। और ये सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज अप टू 12 वीक्स तक भी लास्ट कर सकती है। ठीक है, तो वहाँ तक ये है, लास्ट कर सकती है, तो इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज, a pre-eclampsia woman's baby is lying with her mother, neonate born in 37 week. After 57 hours when nurse monitoring vital signs of the baby, temperature is low, 35 डिग्री सेल्सियस है, क्या इंटरवेंशन होगी? तो 35 डिग्री सेल्सियस है मतलब बच्चे को जो है हाइपोथर्मिया है। हाइपोथर्मिया के केस में क्या जो है इंटरवेंशन करनी होगी?
ऑप्शन ए गिव पनिशमेंट फॉर मदर नॉट केयरिंग द बेबी, ऑप्शन बी सेपरेट द बेबी फ्रॉम मदर, सी प्लेस द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर एंड डी कवर द बेबी एंड चेक द वाइटल साइंस आफ्टर 30 मिनट्स। हाइपोथर्मिया तो है लेकिन वो बहुत सीवियर वाला हाइपोथर्मिया नहीं है, तो जो छोटी मोटी इंटरवेंशन करके देखेगी नर्स, तो क्या करेगी, पहले बेबी को वो कवर करेगी, रैप करेगी ब्लैंकेट वगैरह में, वाइटल साइंस दोबारा चेक करेगी 30 मिनट्स के बाद। अगर टेम्परेचर इम्प्रूवमेंट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रेडिएंट वार्मर वाला स्टेप आएगा। तो अभी यहाँ पे जो इंटरवेंशन रहेगी दैट इज कवरिंग द बेबी एंड चेकिंग द वाइटल साइंस आफ्टर 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज a woman with third day postpartum has complained of engorgement in both breast. What is the cutoff temperature for fever in postpartum woman? Cutoff temperature क्या होगा? ऑप्शन ए 37, बी 38, सी 39 एंड डी 34। अगर पोस्टपार्टम पीरियड है और फर्स्ट 10 डेज में कॉन्जिक्यूटिवली लगातार 2 एपिसोड्स या 2 डेज जो है वो 38 डिग्री या उससे ऊपर टेम्परेचर हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? फीवर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर 2 एपिसोड्स या 2 दिन तक जो है टेम्परेचर 38 डिग्री से ऊपर हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरथर्मिया बोलेंगे, उसको फीवर बोलेंगे फीमेल को। So option B 38 degree is the correct answer. Then 6, why it is necessary to remove dark colored nail paint before surgery? सर्जरी से पहले सब कुछ रिमूव करना होता है, नेल पेंट, ज्वेलरी एक्सेट्रा सब कुछ, तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए नेल पेंट इंटरफेयर विद SpO2 मॉनिटरिंग एंड वी कांट असेस कैपिलरी रिफिल टाइम, B to prevent burns from cautery, C it increases chance of infection and D to follow the OT ethics। यहाँ पे जो है नेल पेंट क्या करती है, जो सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं उससे इंटरफेयर करती है। उसके अलावा नेल पेंट जो है वो अगर पेरिफेरल साइनोसिस वगैरह हो रहा है तो उसका नहीं पता चलेगा, इसलिए रिमूव कराते हैं ताकि नेल बेड में हम क्या देख सके? साइनोसिस वगैरह देख सके। तो एक तो कारण ये है कि उससे जो SpO2 मॉनिटरिंग है वो वेरी कर सकती है। दूसरा कारण क्या है कि जो पेरिफेरल साइनोसिस अगर होगा तो उसको हम मॉनिटर करने के लिए क्या कर रहे हैं? नेल पेंट वगैरह रिमूव कराते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A patient with MRSA admitted in medical ICU, the nurse has to provide colostomy care. Which PPE should the nurse use? MRSA क्या है? मिथेसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन है और ये क्या होता है? बहुत ही हाईली कंटेजियस होता है, फैलने वाला होता है। तो जब इस वाले पेशेंट की केयर कर रहे होते हैं तो सारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है वो यूज़ करने होते हैं। तो क्या यूज़ होंगे? ग्लव्स, गाउन, मास्क सब कुछ यूज़ होगा। देखिए 2 तरीके की जो है आइसोलेशन होती है, पॉजिटिव प्रेशर आइसोलेशन एंड नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन। ये मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि क्या कॉन्सेप्ट होता है आइसोलेशन का। जो पॉजिटिव प्रेशर आइसोलेशन होती है वो ऐसे पेशेंट्स को के लिए होती है जिनको दूसरों से खतरा है। ठीक है, जैसे कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जिनको जैसे किडनी ट्रांसप्लांट या कोई भी ट्रांसप्लांट हुआ है और उनको ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे बाहर वाला कोई इन्फेक्शन ना हो, तो वो होता है पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर होता है जो पेशेंट अंदर है उनसे बाहर वालों को खतरा है, जैसे इसमें MRSA वाले केस में, तो इनको आइसोलेशन में रखते हैं। और अगर कोई और पेशेंट इनके साथ रखना है तो वो जिसको MRSA ही इन्फेक्शन है, सेम इन्फेक्शन है, उसी को रखेंगे, किसी दूसरे पेशेंट को नहीं रखते हैं। तो ये होता है नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन। आइसोलेशन दोनों ही है, पॉजिटिव प्रेशर भी है, नेगेटिव प्रेशर भी है। पॉजिटिव प्रेशर का क्या है कि उन पेशेंट्स के लिए है जिनको
बचना है, ठीक है, इन्फेक्शन से बचना है। वो कौन होंगे? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होंगे, तो उनको पॉजिटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम्स में रखते हैं, और नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम जिनसे बाहर वालों को खतरा है, जो दूसरों को फैला सकते हैं, तो उनको रखते हैं नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम्स में। सो MRSA इज़ अमंग दैट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो MRSA की जो अगर MRSA पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो सारी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेनी होंगी, ग्लव्स, गाउन, मास्क सब कुछ पहनना होगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which Leopold maneuver is used to assess the fetal attitude during abdominal palpation? फीटल एटीट्यूड जो है 4th लियोपोल्ड मैन्यूवर, 4 होती है लियोपोल्ड मैन्यूवर, ठीक है। जो फर्स्ट मैन्यूवर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फंडल ग्रिप। ये जनरली जो फंडस है, फंडस हाइट है, ये सब कुछ देखने के लिए होता है। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं लेटरल ग्रिप या अम्बिलिकल ग्रिप। ये इस तरीके से असेस करने के लिए कि बच्चे की बैक किस साइड है, उसके लिए होता है लेटरल या अम्बिलिकल ग्रिप। देन उसके बाद नेक्स्ट होता है पॉलिक ग्रिप, एंड देन होता है पेल्विक ग्रिप, जिसको 4th ग्रिप भी बोलते हैं। सो ये वाला किस चीज़ के लिए होता है? ये वाला देखने के लिए होता है कि कौन सा पार्ट जो है वो डिसेंट कर रहा है। एंड देन पेल्विक ग्रिप किस चीज़ के लिए होता है? टू सी द फीटल एटीट्यूड, कि कौन सा पार्ट ब्रिम में एंटर करने वाला है, क्या बच्चे की प्रेजेंटेशन होने वाली है, और जो हेड है वो एंगेज हुआ है या स्टिल फ्लोटिंग है, ठीक है। तो वो है पेल्विक ग्रिप। सो यहाँ पे फीटल एटीट्यूड के लिए जो है पेल्विक ग्रिप देखते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Then question 9, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, इनमें से सेल्फ केयर डेफिसिट की थ्योरी जो है डोरोथी ओरम ने दी थी। उसने बोला था सेल्फ केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन केयर ऑफ एनी इंडिविजुअल, कि जब तक हम खुद की केयर नहीं कर सकते हम दूसरों के भी केयर नहीं कर पाएंगे। सो डोरोथी ओरम ने जो है वो सेल्फ केयर कॉन्सेप्ट थ्योरी दी थी। रोजर ने जो है थ्योरी दी थी कि नर्सिंग इज़ वेरी नोबल प्रोफेशन, वाइटल पार्ट है, ठीक है। तो रोजर की थ्योरी नर्सिंग प्रोफेशन से ओरिएंटेड थी। बेटी न्यूमैन ने जो है थ्योरी दी थी स्ट्रेस से रिलेटेड, कि स्ट्रेस क्या इफ़ेक्ट डालता है हेल्थ पे, इस चीज़ से रिलेटेड उसने थ्योरी दी थी। और जो है लिनिंगर ने थ्योरी दी थी कि कल्चरल रिलेटेड केयर जो है वो पेशेंट्स को मिलनी चाहिए, कि जो जिस पेशेंट का जो कल्चर है उनको केयर उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी ही मेनली पेपर में पूछी जाती है, वो थ्योरी दी थी डी ओरम ने। और रोजर ने दिया था कि नर्सिंग के रिलेटेड, नर्सिंग इज़ वेरी वाइटल प्रोफेशन, इस टाइप से रोजर ने बोला था। बेटी न्यूमैन ने स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर, कि हाउ स्ट्रेस अफेक्ट एनी पर्सन्स हेल्थ और समथिंग। और लेनिंगर ने बोला था कि कल्चरल कॉन्ग्रुएंट केयर जो है वो किसी भी पेशेंट को दी जानी चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन इज, patient with anorexia nervosa are taking food correctly as per her diet plan, but there was no increase in weight observed. What will be the nursing intervention for the above patient? एनोरेक्सिया नर्वोसा में पेशेंट को क्या होता है? फिगर कॉन्शियस रहता है, जिसकी वजह से खाना नहीं खाता, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है, ठीक है, और जो है उसका सारा वेट लॉस पे ध्यान रहता है। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। यहाँ पे पेशेंट का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करना है? ऑब्जर्व पेशेंट वाइल टेकिंग मील एंड आफ्टर अप टू 2 hours, then increase calorie of food from 1500 to 2000, then add vitamin tablet to her medication and engage her in other activity। यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, और उसके 2 घंटे बाद तक भी देखना है कि पेशेंट जो है इंड्यूस्ड वोमिटिंग तो नहीं कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या है, खाना तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या है, वेट कैसे बढ़ेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल आर क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस एक्सेप्ट, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो डिजॉल्व होते हैं। तो जो RL, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज, ये सारे क्रिस्टलॉइड्स हैं। और जो दूसरे होते हैं,
कोलॉइड्स होते हैं वो होते हैं जिनमें लार्ज मोलिक्यूल्स जो है वो डिसॉल्व होते हैं, लाइक ये हाइड्रो इथाइल स्टार्चेस, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल। और इसके अलावा जो है दूसरे होते हैं हीमोसिल वगैरह, जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the difference in regular ECT and modified ECT? Option A, low volt shock is provided. B, anesthesia is given. C, muscle relaxant is not given. And D, painkiller is provided. जो मॉडिफाइड EST होता है, जनरली जो EST था पहले वो किस तरीके से डायरेक्ट किया जाता था विदाउट एनी प्री मेडिकेशन, लेकिन मॉडिफाइड EST में जो है एनेस्थीसिया ऐड कर दिया गया है, एनेस्थीसिया देके जो है मॉडिफाइड EST किया जाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। उसके एनेस्थीसिया के साथ मसल रिलैक्सेंट वगैरह भी दिया जाता है मॉडिफाइड EST में, तो ये सर्टेन ड्रग्स देके मॉडिफाइड EST किया जाता है। किन कंडीशंस में करते हैं? सीवियर डिप्रेशन, कैटाटोनिक, सिजोफ्रेनिया, इन कंडीशंस में जो है मॉडिफाइड EST किया जाता है। और यहाँ पे जो शॉक है वो 70 to 120 वोल्ट का जो है वो शॉक दिया जाता है फॉर 0.7 to 1.2 सेकेंड, इतनी देर के लिए जो है शॉक जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये है मॉडिफाइड EST कि यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। Then an antenatal mother is admitted with complaint of eclampsia. What will be the loading dose of magnesium sulfate? जो मैग्नीशियम सल्फेट के वायल होती है उसमें 1 mg इज इक्वल टू 2 ml, 1 mg 2 ml के इक्वल होता है। तो जो है पेशेंट की लोडिंग डोज जो देते हैं पेशेंट को वो देते हैं 8 ml। टोटल हमें 20 ml जो है वो जो IV स्लो, वेरी स्लो IV 20 ml फॉर 20 मिनट्स तक देना होता है। या तो हम उसको वेरी स्लो IV या इन्फ्यूजन पंप के जरिए भी हम उसको दे सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 8 ml जो है वो सॉल्यूशन लेते हैं। 8 ml का मतलब हो गया 4 mg और 8 ml, ये हम लोडिंग डोज देते हैं। और उसको 12 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके स्लो IV उसको दिया जाता है, बोलस कभी भी नहीं दिया जाता है। और इसका एंटीडोट क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, कैल्शियम ग्लूकोनेट मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है, वो उसको रेडी रखना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर फॉर लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। 14. Which among the following are measures of dispersion? मीन, रेंज, मोड, मीडियन। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं नर्सिंग रिसर्च में, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 होते हैं हमारे, मीन, मोड, मीडियन। और उसके अलावा जो भी होते हैं वो सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, जैसे कि रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये जो भी होते हैं वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं। तो यहाँ मेजर ऑफ डिस्पर्जन पूछा गया है, मीन नहीं है, रेंज, मोड, मीडियन। मोड और मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी है, सो रेंज इज द करेक्ट आंसर, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, बी। नेक्स्ट इज अ पेशेंट वॉज ब्रॉट टू एमरजेंसी कंप्लेंट विथ कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन फ्रॉम लास्ट 1 hour. विच टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन? सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ABG, CBC एंड ट्रोपोनिन T। यहाँ पे जो है ट्रोपोनिन T या ट्रोपोनिन I करते हैं, पहले ट्रोपोनिन T किया जाता है। ट्रोपोनिन T जो है जब कार्डियक टिश्यूज़ में इंजरी होती है तो जो प्रोटीन रिलीज होता है उसको ट्रोपोनिन बोलते हैं। तो यहाँ ट्रोपोनिन का लेवल जो है वो एलिवेटेड मिलेगा, तो इसीलिए जो है ट्रोपोनिन टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट वेदर द पेशेंट हैड MI और नॉट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, which of the following psychiatric drug need not any
टेस्ट डोज बिफोर स्टार्टिंग द रूटीन डोज। इनमें से कौन से में टेस्ट डोज नहीं दी जाती है? ऑप्शन ए हेलोपेरिडोल, बी रिस्पेरिडोन, सी क्लोजपिन एंड डी क्यूटिपिन। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लोजपिन जो है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है जो ब्रेन में प्रोड्यूस भी होता है, तो उस केस में क्लोजपिन देने से पहले कोई टेस्ट डोज देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बॉडी उससे यूज टू होती है, क्योंकि वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो बॉडी में जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस भी हो रहा है, तो इसीलिए क्लोजपिन से पहले कोई भी जो है टेस्ट डोज देने की नीड नहीं होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next, a patient is admitted in the ward with the diagnosis of delirium. In first 24 to 48 hours, what nurse plan should be the priority? डिलीरियम क्या होता है कि सडन लॉस ऑफ ओरिएंटेशन हो जाता है। वहीं अगर डिमेंशिया की बात करें तो उसमें ये धीरे धीरे होता है। डिलीरियम जो है वो थोड़ी टाइम बिंग के लिए भी हो सकता है कि वो बाद में ठीक भी हो जाए। डिमेंशिया क्या होता है, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। ये मैं डिफरेंस की बात कर रही हूँ। यहाँ पे पूछा है कि डिलीरियम है पेशेंट को, तो उसको क्या करेगी नर्स? ऑप्शन ए ओरिएंटेशन टू पर्सन, प्लेस एंड इन्वायरमेंट, बी टू रिस्टोर ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन, सी टू करेक्ट द स्लीप एंड वेक साइकिल एंड डी टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस। यहाँ पे जो प्रायोरिटी रहती है 24 से 48 घंटे में पेशेंट को थोड़ा ओरिएंट कराने की प्रायोरिटी रहती है टू द टाइम, प्लेस एंड पर्सन, कि वो कहाँ पे है, क्यों है, क्या उसको हुआ था। तो इन सारी चीज़ों से नर्स क्या कराती है, उसको ओरिएंट कराती है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अ पेशेंट पोस्टेड फॉर सर्जरी एडवाइज टू रिमूव ज्वेलरी। ज्वेलरी रिमूव करने के लिए क्यों बोलते हैं सर्जरी से पहले? सर्जरी से पहले ज्वेलरी रिमूव करने का पर्पस होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट कॉटरी से दे रहे हैं, कोई भी मेटल जो है, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो कोई भी मेटल जो है वो पेशेंट को शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो मिल सकता है, जिसकी वजह से कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस शरीर पे नहीं होना चाहिए, उसको रिमूव करा देते हैं। सो ऑप्शन बी, इट कॉजेज बर्न टू द पेशेंट वाइल यूज ऑफ कॉटरी, इज द करेक्ट आंसर। What is the adrenaline dose in anaphylactic shock? एड्रेनलिन को जो है एमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। अनदर नेम फॉर एड्रेनलिन इज एमरजेंसी हार्मोन, और इसकी डोज रहती है 1:1000, 0.5 ml। देन this 5 is not in the question. नेक्स्ट इज पोजीशन फॉर पेशेंट विथ कंटिन्यूस आरटी फीडिंग। अगर हमें राइल्स ट्यूब से फीड देना है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देना है? ए सुपाइन, बी फाउलर, सी ट्रेडलनबर्ग एंड डी साइडलाइन। यहाँ पे पेशेंट को जो है फाउलर पोजीशन देंगे, हेड एंड जो है थोड़ा सा वो एलिवेट करके, ताकि जो है वो एस्पिरेशन के चांसेस कम होते हैं इस केस में, और पेशेंट को जो है एस्पिरेशन जैसे प्रॉब्लम नहीं होती। सो फाउलर्स पोजीशन दी जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19 years old unmarried girl came to the gynae OPD for vaccination against cervical cancer. Which vaccine should be administered? यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है HPV के लिए वो है गर्डासिल वैक्सीन। ये जो है वैक्सीन दी जाती है फॉर सर्वाइकल कैंसर। उसके अलावा TCV जनरली क्या है, टाइफाइड में दी जाती है, बैक्सीरो मेनिंजाइटिस में दी जाती है, और ये हेपेटाइटिस में। सो गार्डासिल इज द करेक्ट आंसर, जो कि HPV के लिए, सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट डायग्नोज टू हैव फ्लूइड। क्या है पेशेंट के लंग्स में? फ्लूइड भी है और एयर भी है। वट इज द अबव मेंशन्ड कंडीशन नोन एज? अब क्वेश्चंस देखो, हीमोथोरेक्स, हीमो का तो क्या मतलब होगा, सिर्फ क्या है, ब्लड है, ठीक है। हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, हाइड्रो का क्या मतलब है, सिर्फ लंग्स में क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है। और न्यूमोथोरेक्स में क्या है, उसमें एयर भी है, ठीक है, वाटर एंड एयर है। और हीमोन्यूमोथोरेक्स में क्या है, ब्लड एंड एयर है।
ठीक है। निमोथोरेक्स मतलब एयर है और निमोथोरेक्स का मतलब प्लेन एयर है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फ्लूइड एंड एयर, तो फ्लूइड एंड एयर वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, मतलब फ्लूइड भी है और एयर भी है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। ये जनरली जो है स्टैबिंग इंजरी हो गया या फिर कोई भी जो है पियर्सिंग इंजरी हो गया, उन केसेस में ये प्रेजेंट हो सकता है हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then a patient with DVT is advised with low molecular weight heparin. At which site nurse will administer this? लो मोलिकुलर हिपैरिन है जो कि सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। लो मोलिकुलर हिपैरिन क्यों दिया जाता है? ताकि ब्लड की कोई क्लॉटिंग ना हो, और जो जिनमें क्लॉटिंग का रिस्क है डीवीटी वगैरह में, उनमें ये लो मोलिकुलर हिपैरिन चला दिया जाता है। सो ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस इज द करेक्ट आंसर इन केस ऑफ लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन। जो इसकी डोज रहती है लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन की, वो 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से रहती है। और अगर लो मोलिकुलर हिपैरिन लंबे समय तक चल रहा है तो प्लेटलेट काउंट जो है वो मॉनिटरिंग ज़रूरी है टू सी द लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये जो है लंबे समय तक चलती है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो कॉज कर देती है लो प्लेटलेट काउंट इन द ब्लड, तो उसके लिए मॉनिटर करना है अगर पेशेंट को लो मोलिकुलर हिपैरिन चल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी टू मॉनिटर फॉर प्लेटलेट काउंट्स। तो प्लेटलेट काउंट भी देखते रहना है, और डोसेज भी मैंने आपको बता दी कि 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ये दिया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लव्स पेपर आर डिस्कार्डेड इन विच बायोमेडिकल वेस्ट बिन। ग्लव पेपर हैं, स्टेराइल हैं, ठीक है, तो वो जर्नल वेस्ट में जाएंगे, और जर्नल वेस्ट किस में जाता है, ब्लैक में जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइन, मैनेजमेंट ऑफ वाइल एंड ब्रोकन एम्प्यूल्स। वाइल और जो ब्रोकन एम्प्यूल्स हैं वो रेड में नहीं जाएंगी, ब्लैक में नहीं जाएंगी, ब्लू डस्टबिन में नहीं जाएंगी, ठीक है, और ये किस में जाती हैं, ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स में, कार्डबोर्ड बॉक्स में जाती हैं ताकि बाहर की तरफ पियर्स ना हो और किसी को इंजरी होने के चांसेस नहीं हो। सो ऑप्शन डी ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स इज द करेक्ट आंसर। शार्प ब्लेड्स एंड नीडल टू बी डिस्कार्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। शार्प ब्लेड्स और निडल जो है वो वाइट कंटेनर में जाती हैं, और वाइट कंटेनर जब 3/4 भर जाता है तब ये जो है बायोमेडिकल वेस्ट वाले को दे दिया जाता है और कंटेनर को रिप्लेस कर दिया जाता है। सो ऑप्शन सी वाइट कंटेनर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Vicryl 3.0 is natural absorbable, synthetic non-absorbable, synthetic absorbable and non-absorbable. So this is synthetic absorbable type of suture. सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं सिल्क, प्रोलीन वगैरह, ये सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल में आते हैं। वाइक्रल जो है वो सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल का टाइप है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Next question is, doctor prescribed pediatric child as follows: 50 ml fluid transfused over 10 minutes at a drop rate of 15 ml per hour in 30 minutes. What will be the flow rate? मतलब क्या है कि 50 ml फ्लूइड 10 मिनट में 15 ml जो है वो पर आवर के हिसाब से चला, और अब 30 मिनट में फ्लो रेट क्या होगा। तो फ्लो रेट का क्या फॉर्मूला है, टोटल वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन मिनट्स। ये 10 मिनट वाला कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। इन्होंने पूछा है कि 30 मिनट में कितना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50 ml है, ड्रॉप फैक्टर कितना है 15 है, एंड टोटल टाइम कितना है 30 मिनट्स है। सो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 25 इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूले से मैंने बताया कि किस तरीके से निकालना है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ nurse asked to give 1000 ml of normal saline at a flow rate of 125 ml per hour.
हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट दिस फ्लूइड। ठीक है, टोटल फ्लूइड देना है 1000 ml और कितना 120 ml पर आवर के हिसाब से, तो कितने घंटे में आप देंगे, सीधा कैलकुलेशन है 8 आवर्स। ठीक है, सीधा आप कैलकुलेट करेंगे, 8 आवर इज द करेक्ट आंसर। कि टोटल वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज डिवाइडेड बाय फ्लो रेट जो है 125 ml पर आवर, सो total time will be 8 hours. So option A is the correct answer here. फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो वैसे ही देख लीजिए कि 125 ml है और 1000 ml देना है, तो सीधा डिवाइड करके देख लीजिए कि पर आवर के कितने घंटे में जाएगा, तो ये कितने घंटे में जाएगा, 8 घंटे में जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ नर्स ऑन पिक्को एडवाइज टू गिव 400 ml फ्लूइड ऑन 8 आवर्स, ड्रॉप फैक्टर 60 है, तो क्या फ्लो रेट होगा। वही फॉर्मूला जो है 400 इंटू 60 ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 60, सो 50 ड्रॉप्स पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूले में वैल्यू रखी और सीधा सीधा काट पीट करके जो है वो आंसर आ गया 50 ड्रॉप्स पर मिनट। नेक्स्ट इज ECG of the patient is showing ST depression, prominent U wave and inverted T wave. What is the which of the following electrolyte imbalance is present? Inverted T wave और prominent U wave किस में होती है, हाइपोकैलेमिया में प्रेजेंट होती हैं। और यह हाइपोकैलेमिया क्या है, पोटेशियम लेवल 2.2, पोटेशियम लेवल की जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम है ये, सो दिस इंडिकेट्स हाइपोकैलेमिया। और ये जो टी वेव इन्वर्ट होना और यू वेव का आना, ये हाइपोकैलेमिया के फीचर्स हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ पेशेंट इज अंडरगोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सडनली पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो कौन सी नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी। स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड रिमूव द कैनुला, बी स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड फ्लश विद NS कैनुला, then complete the transfusion and administer injection AVIL and complete the transfusion and discard the bag। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हुई तो सबसे पहले क्या करना है, रोकना है और उसको NS से फ्लश कर देना है। फ्लश करने का कारण है कैनुला की पेटेंसी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अभी क्या हुआ है, रिएक्शन हुई तो अभी और ड्रग्स देने होंगे तो कैनुला का पेटेंट होना ज़रूरी है, सो उसको NS से फ्लश कर देंगे। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को, फ्लश करना है NS के साथ। Then next is nurse taking care of the child who is having epilepsy. What nurse should do immediately? Epilepsy है मतलब सीजर आए हैं बच्चे को। ऑप्शन ए एयरवे मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड साइडलाइन पोजीशन, बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द चाइल्ड, सी डू नथिंग एंड रिकॉर्ड द एपिलेप्सी टाइप एंड ड्यूरेशन, एंड डी इन्फॉर्म डॉक्टर अबाउट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी है, सीजर है, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको इंजरी से प्रिवेंट करना है, एस्पिरेशन से बचाना है, तो ऑप्शन ए रहेगा, एयरवे का रहेगा। और अगर एयरवे से भी पहले यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया होता कि जो है उसको इंजरी से प्रिवेंट करना है, तो वो ऑप्शन प्रायोरिटी रहती। इंजरी से प्रिवेंट करने के बाद एयरवे वाला ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ इंजरी वाला ऑप्शन नहीं है, एयरवे वाला है, तो ऑप्शन ए रहेगा, एयरवे। मैं बार बार बता रही हूँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है इंजरी से प्रिवेंट करने का तो वो प्रायोरिटी रहता फॉलोड बाय एयरवे, यहाँ वो ऑप्शन नहीं है, सो एयरवे मैनेजमेंट रहेगा और साइडलाइन पोजीशन रहेगी ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना करे। देन अ पेशेंट इज़ एडवाइज्ड, पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है, उसको क्या एडवाइस करेगी नर्स। ऑप्शन ए ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बी टेक मेडिकेशन आफ्टर मील, टेक मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टमक एंड टेक हाई कैलोरी डाइट। अगर लिथियम थेरेपी पे है तो लिथियम पॉइजनिंग से प्रिवेंट करने के लिए उसको लॉट ऑफ वाटर जो है वो ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं, ताकि लिथियम एक्सक्रीशन हो जाए और उसकी टॉक्सिसिटी बॉडी में ना हो। सो ऑप्शन ए रहेगा, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ फ्रीक्वेंटली विल यू कंडक्ट ब्लड टेस्ट वाइल पेशेंट इज ऑन रेगुलर क्लोज़ापिन। अगर पेशेंट रेगुलर क्लोज़ापिन पे है तो उसका ब्लड टेस्ट कितनी फ्रीक्वेंटली कराना है। जनरली जो है उसका बोलते हैं कि वीकली करा लेना चाहिए, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर वीकली नहीं होता है तो उसको 15 दिन में तो करा ही लेना चाहिए, लेकिन जो प्रायोरिटी रहती है दैट इज़ वीकली, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्लोजापिन से क्या हो सकता है? एग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है, जिसका मतलब है कि जो ब्लड में है वो जो WBC है, न्यूट्रोफिल की काउंट है, वो 100 से कम हो जाएगी। सो दैट इज एग्रेनुलोसाइटोसिस। तो उसको मॉनिटर करने के लिए क्लोजापिन का, अगर पेशेंट क्लोजापिन पे है तो उसको वीकली ब्लड टेस्ट जो है वो कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंजेक्शन मॉर्फिन इज गिवन इंट्राथेकल ड्यूरिंग प्रोसीजर फॉर पेन रिलीफ, आफ्टर प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक यू विल नॉट एडमिनिस्टर। मॉर्फिन का असर जो है 24 आवर्स तक जनरली रहता है, लेकिन फिर भी पेशेंट कंप्लेंट की पेन कर रहा है, तो इनमें से क्या नहीं देंगे? ऑप्शन ए पैरासीटामोल, बी डिक्लोफिनेक, सी ट्रेमाडोल एंड डी फेंटेनिल। तो यहाँ पे जो है फेंटेनिल पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि फेंटेनिल भी क्या है, एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, और मॉर्फिन भी क्या होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, ओपियोइड पॉइजनिंग जो है वो प्रेजेंट पेशेंट को हो सकती है। तो इसीलिए मॉर्फिन को फॉलो करते हुए फेंटेनिल नहीं दिया जाता, बीइंग अ ओपियोइड एनाल्जेसिक इज द रीजन कि वो क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। अ पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा विल हैव, एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ब्रेडिकार्डिया होता है पेशेंट को, हाइपोटेंशन होता है क्योंकि कुछ खाते पीते नहीं है पेशेंट, और जो है ना खाने के पीने के कारण, प्लस जो है इंड्यूस्ड वोमिटिंग वगैरह करने के कारण जो है हाइपोथर्मिक रहती है। सो ऑप्शन बी, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड हाइपोथर्मिया आर द 3 फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन एनोरेक्सिया नर्वोसा। Then next, patient is suffering from dyspnea, which position will you provide? Fowler's position दी जाती है, क्योंकि जो डायफ्राम है वो ग्रेविटी के कारण जो है थोड़ा नीचे की तरफ हो जाती है, तो जो लंग्स हैं उनको काफ़ी स्पेस मिल जाता है, और डिस्निया वाले जो प्रॉब्लम है वो रिलीव हो जाती है। सो ऑप्शन डी, फावलर्स इज द करेक्ट आंसर। निडल स्टिक इंजरी कैन रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। निडल स्टिक इंजरी क्या, कौन सी बीमारी कोज करेंगे? जो ब्लड से फैलने वाली है, जिसमें HIV भी है, HBV भी है, HCV भी है, हेपेटाइटिस C, B, HIV तीनों है, मलेरिया नहीं है। सो ऑप्शन डी, मलेरिया इज द करेक्ट आंसर। A nurse on duty finds following color autoclave label on the instrument set, जो नीचे दिया गया फिगर में, what may be the expected action? Option A, set is not sterile and other set should be used. B, set is partially sterile. C, set is sterile but can be used in surgery. And D, none of the above. जो नॉर्मली स्ट्रिप होती है उनमें ब्लैक कलर नहीं होता है। ये ब्लैक कलर इंडिकेट ही ये करता है कि सेट जो है वो स्टेराइल हो चुका है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कि सेट जो है स्टेराइल है और सर्जरी में यूज़ होने के लायक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। In an immunocompromised patient, the nurse should take infection prevention method when WBC count is, WBC काउंट जो है, पेशेंट क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो अगर उस पेशेंट में WBC काउंट 2000 या उससे नीचे 2000 हो गई है, तो जो है नर्स इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन मेथड शुरू कर देगी लेना, क्योंकि उससे नीचे अब जो है वो डेंजरस लेवल हो सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 2000 इज़ द जो है वो क्राइटेरिया होता है कि उससे नीचे इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेथड्स को जो है वो यूज़ करना है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ऑटोस्कोप है, जो ईयर को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एग्जामिन करने के लिए जो है ENT स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। This solution is used in hospital. After how many days this solution is to be changed? ये जो है साइडेक्स सॉल्यूशन होता है, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इंस्टेंट डिसइंफेक्शन के लिए डिप करके और उनको रनिंग वाटर में जो है वॉश करके यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द साइडेक्स सॉल्यूशन, और ये जो है हर 14 दिन के बाद जो है वो चेंज होना चाहिए, बाई वीकली इसको चेंज करने की फ्रीक्वेंसी होती है। So option B is the correct answer. Next, following is the picture of sterile sponge used in emergency. It has a blue color thread. What is the purpose of this blue color thread?
ये इमरजेंसी में ओटीज़ वगैरह में जो है वो यूज़ होता है। ये जो है पर्पस क्या होता है इसका कि ये एक रेडियो ओपेक लाइन होती है, और अगर ये उल्टी या किसी प्रोसीजर के टाइम पे अगर ये एब्डोमेन में छूट जाती है, तो जब एक्सरे लेते हैं तो उसमें ये रेडियो ओपेक लाइन क्लियरली विजिबल होती है। तो ड्यू टू दिस रेडियो ओपेक प्रॉपर्टी ऑफ दिस ब्लू लाइन, इसको यूज़ किया जाता है ओटी में या किसी भी इमरजेंसी प्रोसीजर में, और ये ब्लड में सोक होने के बाद भी जो है विजिबल होती है ड्यू टू इट्स रेडियो ओपेक प्रॉपर्टी। तो इसका पर्पस होता है कि ये रेडियो ओपेक इन नेचर है, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड। विजिबल भी होती है ब्लड में, लेकिन जो बेसिक इसका फीचर है कि ये इसका क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, तो इसके इम्पोर्टेंस इसकी रेडियो ओपेक होने की वजह से है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following component is not present in normal saline? Normal saline क्या होती है? सोडियम एंड क्लोराइड होता है। पोटेशियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल saline, so C is the correct answer. Patient is allergic to beta lactamase. Which of the following drug is safe to administer? बहुत सारे जो हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनमें बीटा लैक्टामेज प्रेजेंट होता है। उनमें से सिलीन वाले जो हैं, ये एमॉक्सिसिलिन, पेंसिसिलिन, इनमें जो है बीटा लैक्टामेज प्रेजेंट होता है। तो अगर एलर्जिक हैं तो ये ड्रग्स जो हैं वो नहीं दे सकते। वेनकोमाइसिन इज़ अ सेफ चॉइस, तो वेनकोमाइसिन जो है पेशेंट को दिया जा सकता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अ पेशेंट केम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। यूरिन टेस्ट शो कर रहा है कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। एबीजी शो कर रहा है पीएच एसिडिक रेंज में है, ठीक है। PCO2 नॉर्मल रेंज में है, दैट इज PCO2 की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 35 से 45। O2 जो है वो कम है, PO2 लेवल कम है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही हाई है। तो इसमें से कौन सी कंडीशन है? ठीक है, अब बॉडी में क्या है? एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर डायबिटिक वाली बात है तो इसमें रेस्पिरेटरी वाला कंटेंट नहीं आएगा, मेटाबॉलिक वाला कंटेंट आएगा। तो ये क्या चीज़ है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ये कैसे याद रखेंगे आप? रोम फिनोमिना करके आप याद रख सकते हैं। रेस्पिरेटरी में अपोजिट होता है और मेटाबॉलिक में इक्वल होता है। रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। तो जैसे अगर पीएच की बात करूं, जो रेस्पिरेटरी वाली कंडीशंस होंगी, पीएच लेवल अगर हाई होगा तो PCO2 कम होगा, और ये कंडीशन क्या होगी? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। और अगर पीएच कम होगा और तो PCO2 क्या होगा? हाई होगा। ये कंडीशन क्या होगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये इसमें उल्टा चलता है। पीएच बढ़ेगी तो PCO2 घटेगी। तो ये रेस्पिरेटरी R अब O, रेस्पिरेटरी में अपोजिट रहता है, मेटाबॉलिक में सेम रहता है। जैसे पीएच अगर बढ़ रही है तो बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यहाँ पे बोलते हैं। और अगर पीएच जो है वो घट रही है तो बाइकार्बोनेट लेवल भी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये इसको याद करने के लिए कि रोम से आप याद कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी में अपोजिट होता है और मेटाबॉलिक में इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो है कंडीशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लव इज ऑफ लार्जेस्ट साइज? ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि 7.5 ही सबसे बड़ा है, तो यही ग्लव जो है लार्जेस्ट साइज का होगा। देन
An antenatal mother came to the OPD with HB 8.5. Which of the following is true? 8.5 की कौन सी रेंज होती है? मॉडरेट एनीमिया वाली रेंज होती है। अगर जो है 7 से बिलो होता है तो वो सीवियर एनीमिया होता है। अगर वो जो है 7 तक होता है तो वो 7 तक हो रहा है तो उसको कौन सी रेंज में आता है? वो 10 से अगर 7 से 10 के बीच में है, 10.5 के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया है। सो दिस 8.5 lies in the category of moderate anemia. B is the correct answer. Then patient has undergone nephrectomy. The drug will not be given. Which of the following drug is not given in case of nephrectomy? नेफ्रेक्टमी की केस में डिक्लोफिनेक नहीं देते हैं। डिक्लोफिनेक या कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है वो नहीं देते हैं, क्योंकि किडनी की जो नेचुरल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लाइक डिक्लोफिनेक वगैरह नहीं दिया जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपको कि अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी फ्रूटफुल लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।